नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी का जो एग्ज़ाम है CET 12th लेवल का जो 4, 5 और 11 फरवरी को है, ठीक है। तो उसके लिए हम आज के सेशन में बात करने वाले राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीधे 4, 5 और 11 फरवरी को आने के पूरे चांसेस है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से देखना है और आपको बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इस वीडियो के जांच करके आप बता सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न होते हैं वो राइट होते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड वेलेस्ली को। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता कहा जाता है वो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में इसको, ठीक है, 98 में इसको लॉर्ड नीति इसकी लागू की थी, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम, जो मूल नाम या फिर इनको बचपन का नाम भी कह सकते हो, तो वो क्या था? महेश दास, भूप सिंह, प्रताप सिंह, विजय करण। तो सभी को राइट आंसर कमेंट करके ही बताते रहना है साथ साथ में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम या मूल नाम या फिर बचपन का नाम भूप सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रास्तापाल कांड हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रास्तापाल कांड हुआ था बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा, उदयपुर में। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो रास्तापाल कांड हुआ था ये आपके डूंगरपुर जिले में। कौन से? डूंगरपुर जिले में। जिसने भी बी ऑप्शन को करेक्ट किया है उसका राइट आंसर। अगला सवाल कि चार बेंत का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। जो चार बेंत नामक है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? दौसा का, टोंक का, जैसलमेर या फिर कोटा का? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप मेरे बताने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चार बेत ये जहाँ का प्रसिद्ध है वो टोंक जिला है। कौन सा? टोंक जिले का आपका चार बेत लोक नाट्य प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में स्थित हवेलियाँ हैं, तो कौन कौन सी इनमें से हवेलियाँ हैं जो जैसलमेर में स्थित हैं? तो सालम सिंह की हवेली क्या जैसलमेर में है? बिल्कुल, ये जैसलमेर में है। नथमल की हवेली क्या जैसलमेर में है? बिल्कुल जैसलमेर में है। पट्टों की हवेली क्या जैसलमेर में? बिल्कुल, ये भी जैसलमेर में। तो राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी याद नहीं रखना, आपको रखना ये तीनों हवेलियों के नाम जो कहाँ पर हैं? जैसलमेर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपको राजस्थान जीके की PDF चाहिए, शायद CET के लिए, CET 12th लेवल के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ LDC या फिर रीट के लिए अगर आपको राजस्थान जीके की संपूर्ण टॉपिक की चाहिए PDF, तो आप इस व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। और हाँ, उसके साथ आपको साइंस की PDF वो बिल्कुल फ्री में मिल जाती है और इसका चार्ज है ओनली 50 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजन कीर्ति सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? अजमेर से, जयपुर, उदयपुर, अलवर से। कौन सा? सजन कीर्ति सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये आपके उदयपुर से होता था। कहाँ से? उदयपुर जिले से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैरी भात से क्या आशय है? देखिए, कैरी भात आपने सुना ही होगा कि कैरी भात की ओढ़नी आदिवासी द्वारा उड़ी जाती है। तो ये कैरी भात क्या है? तो ओढ़नी किस में आता है? आप सभी को जानते हैं कि क्या ओढ़नी गले का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र, एक वाद्य यंत्र, एक देसी खाल। तो देखिए, कैरी भात से आशय है कि ये एक प्रकार का वस्त्र है। कैरी भात की जो ओढ़नी है वो एक वस्त्र है, आदिवासी द्वारा पहनी जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मीणा जनजाति में जो गांव का मुखिया वो क्या कहलाता है? मीणा जनजाति में, ठीक है, देखो कंफ्यूज करते रहते हैं ऐसे सवाल। तो मीणा जनजाति में गांव का मुखिया, भीलों में जनजाति में गांव का मुखिया, ग्रासियों में, तो शहरियों में, ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं कि उसके मुखिया क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ज़रूर याद कर लेना एक बार, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो मीणा जनजाति का गांव का मुखिया कहलाता है वो कहलाता है आपके पटेल कहलाता है। कौन सा? पटेल। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत निरंजन नाथ
संत रामदास, संत रामचरण या फिर संत हरिदास? तो बताइए जल्दी से कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे संत हरिदास जी निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन? संत हरिदास जी। चलिए अगला सवाल है कि मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। जो मंदिरों और राजाओं के महलों के जो मुख्य द्वार होते हैं, उन मुख्य द्वार पर जो बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र था, वो वाद्य यंत्र बताना है कौन सा था। तो वो ढोल था, नौबत था, नगाड़ा या फिर ताशा था। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र था जो मंदिरों और राजाओं के महलों की मुख्य द्वार पर बजाए जाते थे? तो चलिए कौन सा था? तो अगर आपने नौबत को किया है यहाँ पे राइट आंसर, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर बिना शक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? जैसलमेर, उदयपुर, झालावाड़, जयपुर? तो यहाँ पे देखिए जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो आपके झालावाड़ जिले में होती है, लगभग 95 सेंटीमीटर के आसपास माना जाता है जो सबसे अधिक होती है, और सबसे कम होती है आपके जैसलमेर में। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ जिले में। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान तक बहने के बाद लूनी नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है? ये लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। किस स्थान तक बहने के बाद जो लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाता है? बिल्कुल बालोतरा, तिलवाड़ा, गुड्डा मलानी, पचपदरा? तो आपके बालोतरा। ठीक है, बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाती है, और इससे पहले लूनी नदी का जो पानी है वो बहुत ही मीठा रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे बढ़ते। लूणकरणसर झील स्थित है जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर? लूणकरणसर झील स्थित है आपके कौन से? बीकानेर जिले में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गलती से हो गया, बीकानेर जिले में स्थित है लूणकरणसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ किस जिले में बहती हैं? चित्तौड़गढ़, कोटा, बीकानेर, उदयपुर? बहुत देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी दृष्टि से पूछा है कि बहने की दृष्टि से किस जिले में सर्वाधिक नदियां हैं वो बहती हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ सबके बारे में। देखिए उदयपुर में तो सर्वाधिक नदियां बहती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। जो स्टार्टिंग होती है ना, उद्गम होता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कोटा में क्या है? तो कोटा में सर्वाधिक नदियों वाला ये एक संभाग है। क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो ये फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो उदयपुर ही हो जाएगा। किसकी दृष्टि से? बहने की दृष्टि से पूछा है। जैसलमेर की प्रमुख जल संरक्षण पद्धति है पोखर, झील, तालाब, खड़ीन? तो जैसलमेर के जो प्रमुख जल संरक्षण पद्धति हैं वो आपकी खड़ी ने ब्राह्मण पालीवालों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। खनिजों का अजायब नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान को, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल को? तो खनिजों का अजायब नगर कहा जाता है आपको राजस्थान राज्य को। किसको? राजस्थान राज्य को। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, श्रीमती सुमित्रा सिंह? तो वो आपके थे नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, आपका नरोत्तम लाल जोशी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 1952 से 1957 तक इनका कार्यकाल रहा था। ऑप्शन नंबर बी। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही, लूणी, सोम, पार्वती? बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके माही नदी पर। कौन सी? माही नदी पर बजाज सागर बांध स्थित है, माही बजाज सागर बांध। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए राज्यपाल को जो पद को नियुक्त किया जाता है वो तो अनुच्छेद 155 में। ठीक है, जो इसकी योग्यताएं ये किस अनुच्छेद में दी गई? किसकी? राज्यपाल की। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 151, 157, 161 में। देखिए राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है, जो शपथ ग्रहण करता है या फिर नियुक्ति लेता है 155 अनुच्छेद, और त्यागपत्र देता है जो राष्ट्रपति को, ये 156 अनुच्छेद, और योग्यता पूछी जाए राष्ट्रपति की तो 157 अनुच्छेद। किसके? 157 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है कि भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल है, सबको आंसर आना चाहिए। मैकमोहन है, रेड क्लिफ है, डुरंड, ये सभी। तो 15 अगस्त कब? 15 अगस्त 1947 को, ये डेट ज़रूर याद रखनी है। उस दिन भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा दी गई थी वो आपकी रेड क्लिफ थी। कौन सी? रेड क्लिफ। अब मैकमोहन किसके? भारत और चीन के मध्य। किनके? भारत व चीन के मध्य कौन सी? मैकमोहन। ऑप्शन नंबर इसमें कौन से? मैकमोहन इसका, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके रेड क्लिफ पे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर देना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।